प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और फाजिल जड़ी बूटियां। ये गुफ्तगू बड़ी गम से इबारत है। मुझे आज अपने लफ्ज़ों की तरतीब का ख्याल है और ना ही गुज़िश्ता रोज़ से मैं इस खौफनाक और भयानक धचके से बाहर आ पाया हूँ। मैं ये तक सोचता रहा हूँ या शायद सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाना चाहिए, या मुझे मुकम्मल खामोशी ओढ़ लेना चाहिए, या मुझे अपने कलम की नोक तोड़ देना चाहिए कि आइंदा कुछ भी ना लिख सके। ये इज़्तिराब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम महसूस किया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर हसन जफर आरिफ की नाश कराची के एक इलाके से मिल गई है। ये कोई नहीं बताता कि डॉक्टर साहब तो असल में बहुत दिन हुए मर गए थे। वो उसी दिन मर गए थे जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, या उस दिन जब उन्होंने सोचना शुरू किया था, या उस दिन जब उन्होंने फ़लसफ़े की गंभीर बहसों में पढ़कर ये सादा सा नुक्ता भूल बैठने का गुनाह किया था कि ये इल्म का माशरा नहीं है। ये ठीक वही माशरा है जहां सुकरात को जहर पीना पड़ता है। ये ठीक वही माशरा है जहां हकीकत बताने वाले गैलीलियो से कहा जाता है कि सूरज को ज़मीन के गिर्द घूमने दो वरना मार दिए जाओगे। ये ठीक वही माशरा है जहां कलीसा के दरवाज़ों पर चिपकाए जाने वाले सवालों के जवाब देने की बजाय मार्टिन लूथर के कत्ल के परवाने जारी किए जाते हैं। ये ठीक वही माशरा है जहां अबू जहलों के जुमलों पर वाह वाह होती है, सच बोलने वालों के जिस्मों पर सूरज टांके जाते हैं। जो डॉक्टर हसन आरिफ की मौत पर सोगवार है वो झूठा और बुज़दिल है। मैं भी। डॉक्टर हसन आरिफ इस शहर बेराहरो कूचाए बेपरवाह में फ़लसफ़े की बहस करने निकले थे, मगर यहां नज़रियात की दीमक इंसानी खोपड़ियां तक निकल चुकी थी। वो डेमोक्रेटियत से मार्क्स तक की तहजीब के शहरदार थे, मगर उनका अपना माशरा खुद अपने ज़ख्म नोचने खरोचने जैसी सफाकी का नशा अपना चुका था। कुछ रोज़ हुए एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी जब प्रोफेसर हसन जफर आरिफ अपने बोसीदा से ढीले ढाले लिबास और नहीफ जिस्म के साथ रेंजर्स के 2 बंदूक बरदार जवानों के साथ थे। उनमें से एक जवान ने उनके कंधे पर इस तरह हाथ रखा हुआ था जैसे प्रोफेसर का कद बढ़ने लगा हो और वो उसे अपने जवान बाजू से रोक रहा हो। इस जिस्मानी तौर पर नहीफ मगर इल्मी तौर पर रेंजर्स के इन एहलकारों बल्कि मुझ जैसे लाखों अफराद से ज्यादा मजबूत इल्म रखने वाला ये मुअम्मर शख्स इस तरह सीना तान कर चल रहा था जैसे वो फ़लसफ़े की आखिरी गुत्थी भी सुलझा चुका है। उस लम्हे हम सब भी मर गए थे। ये प्रोफेसर अपनी पूरी जिंदगी मार्क्स, इश्तराकियत और सोशलिज्म को नजरिया बरहक समझकर खड़ा होता रहा, मगर यूं खड़ा होने से भी तो वो मर गया, क्योंकि हमारी रियासत, हमारे अवाम 70 साल के अरसे में इल्म बरदारों की बजाय बंदूक बरदारों को मसीहा समझ चुके हैं। जॉन इलिया ने अपनी किताब में लिखा था कि उनके भाई रईस अमरोही को कत्ल करने वाले मर्तबा शनास थे। उन्होंने इसलिए गोली रईस अमरोही के सर में मारी थी क्योंकि जॉन इलिया के बकौल रईस अमरोही सर के अलावा थे ही क्या। किसी भी कौम में कायदाना हद तक सोचने समझने वाले अफराद की तादाद गिनती में होती है, और अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ न किया जाए तो कौम न सिर्फ माशरे की जहतें बदलने वाले इन उस्तादों से महरूम हो जाती है, बल्कि अपने दिमाग के वो अहम हिस्से खो देती है जो असल में सोचते हैं, और फिर कौम में मज़ाहमत की क़ुव्वत बाकी नहीं रहती। बंगाली हर साल 15 दिसंबर को अपने आला तालीम याफ्ता अफराद के कत्ल की याद का दिन मनाते हैं। उनका कहना है कि फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान में उनके तमाम अहम उस्तादों, नक्कादों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों और सोचने समझने वालों को ताक ताक कर मारा था। झूठ बोलते हैं। ठीक यही झूठ बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि वहां चुन चुन कर हर उस शख्स को मारा जा रहा है जो किसी भी तरह का सवाल उठा सकता है, तनकीद कर सकता है, बोल सकता है या अपने लोगों को हुकूक की आगाही दे सकता है। सिंध हो या कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब हो या फाटा, या
دیس کا کوئی اور علاقہ. یہی من گھڑت قصے ہر کوئی سنا سنا کر اپنے مردہ ہونے کی دلیل دے کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندہ ہے. جب قوم یہ طے کر چکی کہ ہمیں علم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں چاہیے، تو سوچنے سمجھنے والے پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں حقوق اور جمہوریت کے افسانے سنا کر ہمارے طے شدہ ذہنوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا لوگ کیوں قوم کو بیمار کرنا چاہتے ہیں؟ سوچنا تو اذیت ہے، یہ قوم کو کیوں اذیت دیتے ہیں؟ اب ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، بلکہ چھڑ چکی. کوئی اپنے مفاد کے لیے کہہ رہا ہے کہ پروفیسر عارف کو قتل کیا گیا، کوئی دوسرا فوراً کہتا ہے کہ ان کی موت طبعی تھی یا ہلاک کسی اور نے کر دیا. کوئی تصویر لگا کر بتا رہا ہے کہ پروفیسر پر تشدد نہیں ہوا، کوئی دوسری تصویر لگا کر کہتا ہے کہ تشدد ہوا. مگر اس سوال میں کہیں بیچ میں ایک اہم معاملہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک معاشرہ جس میں سوچنے سمجھنے والے تمام کوشش کے باوجود بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں اسے فقط فاضل جڑی بوٹی سمجھا جائے گا. ایسے افراد کا فصل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، انہیں اکھاڑ کر ضائع کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے. بکواس بات ہے کہ ایک عالم کا قتل ایک عالم کا قتل ہے. مردوں کی دنیا میں یہ فقط ایک افسانوی بات ہے. حسن ظفر کے سیاسی نظریات پر تنقید کی جا سکتی ہے، ان کے مارکسی سوچ کو بھی لتاڑا جا سکتا ہے، ان کے عقیدے اور فکر سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ان پر بہت طرح کے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کی طرز فکر کو مکمل طور پر رد بھی کیا جا سکتا ہے. مگر ایک کام نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ کوئی دوسرا پروفیسر ظفر عارف نہیں بنایا جا سکتا. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر.